students, this is day 7 of solid state chemistry. In this lecture, we will study imperfection in solid. Okay, so first of all, what is mean by imperfection? ये imperfection क्या है? तो उसके लिए हम Nernst का जो स्टेटमेंट था वो समझ लेते हैं. Nernst statements of थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने पढ़ा था इन केस ऑफ एब्सोल्यूट प्योर क्रिस्टल. अब एब्सोल्यूट प्योर क्रिस्टल किसको बोलते हैं हम? अगर उसमें जो इम्प्योरिटी है वो लेस देन 10 टू पावर -7 ppb रहेगी. तो अगर जो इम्प्योरिटीज हैं उसका अमाउंट लेस देन 10 टू पावर -7 ppb है, तब जाके उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्योर क्रिस्टल. तो अगर हमारे पास है एब्सोल्यूट प्योर क्रिस्टल और हम लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज 0 केल्विन. तो 0 केल्विन पे जो हर एक टाइप का डिसऑर्डर है वो 0 रहता है. तो स्टेटमेंट क्या था? एट एब्सोल्यूट जीरो इन केस ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन कंपाउंड द एंट्रोपी इज ऑलवेज 0. लेकिन हमें पता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑब्टेन करना वो भी मुश्किल है, एंड नंबर 2 एब्सोल्यूट प्योर क्रिस्टल मिलना भी मुश्किल है. तो उसकी वजह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फॉल्टी स्ट्रक्चर होता है. ये जो फॉल्टी स्ट्रक्चर है उसको ही हम बोलते हैं इम्परफेक्शन. सो इन शॉर्ट इम्परफेक्शन जो है वो ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ एटम्स हो सकता है, इट इज ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ आयंस या इलेक्ट्रॉन हो सकता है. तो इन कॉमन वर्ड वी कैन से एनी डिपार्चर from normally ordered position of constituent. This constituent may be atoms, molecules or ion, is known as what? Imperfection in solid. Now this imperfection in solid is basically classified into 3 types. जो टाइप A है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन. इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बातें करेंगे हम. ओके, जो नेक्स्ट डिफेक्ट है जिसको हम एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं वो टेम्परेचर बेस्ड है, तो उसको बोलेंगे हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी. और जो थर्ड टाइप का डिफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट्स या डिसलोकेशन. ओके, तो ये जो डिफेक्ट है वो फिजिकल है, ये फिजिकल डिफेक्ट हो गया. ये जो एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट है वो इंटरनल हो गया, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस आएंगे. और इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन है उसमें एटम्स या कंस्टिट्यूएंट्स का फॉल्टी स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अरेंजमेंट में कुछ इम्परफेक्शन होता है. चलिए, अब जो एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट्स हैं वो 3 कैटेगरी में है. जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जब ये डिफेक्ट अराइज होगा किसी भी सब्सटेंस में तो उसका फॉर्मूला है वो एज इट इज रहेगा, उसकी फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसमें जो फॉर्मूला है सब्सटेंस का वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा. ओके, सो दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी. ओके, अब जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसको हम क्लासिफाइड करेंगे बेसिकली इन 2 कैटेगरीज, लेकिन वो कौन से टाइप के सब्सटेंस में है अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड करते हैं. डिफेक्ट्स अराइजेस इन नॉन आयोनिक सॉलिड्स एंड डिफेक्ट्स अराइजेस इन आयोनिक सॉलिड्स. तो जो नॉन आयोनिक सॉलिड्स हैं उसमें जो डिफेक्ट अराइज होते हैं वो है वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. और आयोनिक सॉलिड्स में जो डिफेक्ट्स अराइज होते हैं
उसको बोलते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। सो फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट सिमिलर है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसके साथ सिमिलर है? फ्रैंकेल डिफेक्ट के साथ। नाउ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं वो दो टाइप का है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको पता चल गया कि उसमें जो मेटल है वो ज्यादा नंबर के होंगे। अब ये है वो दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे हम। वन इज नोन एज एफ सेंटर एंड अनदर इज नोन एज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। और जो बी टाइप का है डेफिशिएंसी नॉन स्टोकियोमेट्रिक जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट है और एक मेटल डेफिशिएंसी है। ओके, अब ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है वो बेसिकली हम बोलते हैं थ्री कैटेगरी का। एक है जिसमें हम बोलते हैं डॉपिंग, जिसमें हम डॉपिंग वर्ड यूज करेंगे। एक है सब्स्टिट्यूशनल, so doping is one kind of substitutional and another is interstitial. Okay, और जो एक कैटेगरी था जिसके बारे में आपको मैंने बताया लाइन डिफेक्ट्स और डिसलोकेशन, वो फिजिकल डिफेक्ट है, उसको मैकेनिकल डिफेक्ट भी बोला जाता है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सो मैंने थोड़ा बहुत वर्क कर लिया है रिगार्डिंग ड्राइंग, ताकि हमारा टाइम है वो कम से कम वेस्ट हो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन की। सो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है सिलिकॉन। आपको पता है कि सिलिकॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी नियॉन 3s1 3p3। इट मींस उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड है। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जिसको मैंने ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया है, वो शेयरिंग से एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें सिलिकॉन है वो हर एक दूसरे 4 सिलिकॉन के साथ बाउंड है। तो हमें ये पूरा एक नेटवर्क स्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर हम बात करें एट एब्सोल्यूट जीरो, तो एट एब्सोल्यूट जीरो दैट इज एट 0 केल्विन, जितने भी सिलिकॉन्स हैं और उनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी नॉर्मली ऑर्डर्ड पोजीशन में रहेंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? इफ टेम्परेचर इज रेज्ड, say we kept this silicon just nearer to 300 Kelvin, that is 27 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है कि ये कितना डिफरेंस है, पहले वो 0 था, अब 0 से हमने इंक्रीज करके 300 केल्विन कर दिया, तो उसकी वजह से थर्मल एनर्जी बढ़ती है। अब थर्मल एनर्जी है वो कंस्टिट्यूएंट्स है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। सो हमें पता है कि हमने थर्ड लॉ में पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, वैसे वैसे वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी बढ़ती जाती है। सो ड्यू टू इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, नाउ व्हाट हैपेंड, देयर विल बी oscillations of silicon atom nearer to their normally ordered position, मतलब वो अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत आगे पीछे वाइब्रेट करेंगी। ओके, जैसे हनी बीज है वो हनी कॉम्ब में जाती है, कहीं से बाहर आती है, सो टू एक्सचेंज द मैसेजेस वो क्या करती है, अपनी पोजीशन पे ऐसे डांस करती है। ओके, तो वैसे ही ये वाइब्रेट्स होंगे, तो सिलिकॉन एटम्स हैं उसमें वाइब्रेशंस होगा, नेटवर्क है, इसीलिए ये जो वाइब्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द होल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, है ना। तो ड्यू टू दिस जो उनके बीच बॉन्डिंग है, मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें सबसे पहले वीकनेस आती है। तो मान लीजिए कि आफ्टर सर्टेन हाई टेम्परेचर सिलिकॉन में से ये पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जिसको मैं रेड से अब शो कर रहा हूं, वो अपनी पोजीशन गवा देता है और वो यहाँ पे एकोमोडेट होता है। ओके, तो अब क्या होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो चला गया, तो उसकी जगह पे क्या मिल गया हमें, एक वैकेंट साइट मिल गया। अब ये वैकेंट साइट तो पॉजिटिवली चार्ज है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर
उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय पॉजिटिव चार्ज और उसको हम नाम देंगे होल, बिकॉज वहां पे कुछ नहीं है, वैकेंसी है, तो उसको हम होल भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो होल क्रिएट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। एक्चुअली में वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव साइन से हमने उसको डिनोट किया। चलिए अब बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन की जो बाहर निकल गया है। ये इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों उसको बोलते हैं हम डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इट इज नॉट बाउंड इलेक्ट्रॉन, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है नहीं, कहीं पे वो शेयरिंग में नहीं है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। सो व्हाट विल डन बाय दिस इलेक्ट्रॉन? This electron with excess kinetic energy will strike the different portion of crystalline structure. It imparts its energy to other and transfer its kinetic energy. मान लीजिए कि वो यहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, so it will accommodate this location now, and simultaneously this electron will kick out by it, and a new electron will भी इन द लेटाइज साइड। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जैसे खो खो में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है विद हायर काइनेटिक एनर्जी विल इंपार्ट इट्स एनर्जी टू द लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड मेड वन ऑफ देम एज अ डीलोकेलाइज्ड। फ्रेंड्स ऐसा मान लीजिए कि गिवन स्क्वायर सेंटीमीटर में मान लीजिए कि ऐसे 10 लोकेशन पे हो रहा है, तो हमें ऐसे 10 डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हो जाएंगे, है ना। तो वेरी फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट एंड इंपार्ट्स देयर काइनेटिक एनर्जी टू द लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा जो क्रिस्टल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ साइमल्टेनियसली ये जो होल है जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करता है नियर बाय लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को। सो लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन विल मूव हियर एंड ड्यू टू दैट in the position of this electron there will be new hole. Okay, in short we can say the migration of hole, say it moves in downward direction, then the passage of electron is in upward direction, and therefore when this crystal, such a crystal with faulty structure is subjected some current, then it will show conduction with very less magnitude, क्योंकि उसमें पैसेज जो इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज है उसके लिए कोई मीडियम होना चाहिए जो उसको कंडक्ट कर सके। तो हमारे पास ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, लेकिन उनके नंबर बहुत ही कम होते हैं। मतलब ऐसे क्रिस्टल को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ओके, सो ऐसे क्रिस्टल को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्ट्स एज अ सेमीकंडक्टर एंड दे आर यूज्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो क्रिस्टल है उसमें डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है और जो होल है उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। सो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन इज एक्चुअली द पेयर ऑफ delocalized electron and hole. As the number of electronic imperfection sites increases, the crystal will show greater conduction. Okay, अब ये जो conduction हो रहा है वो temperature based है, so this defect is also termed as thermodynamic defects. Okay, so I think so now there is a no doubt regarding electronic imperfection. Electronic imperfection arises in covalent crystals, especially silicon and germanium. Now let us discuss atomic or point defects. These are internal defects. मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस किया, अब हम यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट्स है उनको रिप्लेस करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट्स है वो दो कैटेगरी में है, स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक जो है डिफेक्ट उसमें थ्री कैटेगरी में है, सी है वो है इम्प्योरिटी। सो फर्स्ट है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं वो दो टाइप के क्रिस्टल में अराइज होता है, एक है नॉन आयोनिक और दूसरे है आयोनिक। अब ये जो
नॉन आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट्स अराइज होती है वो दो कैटेगरी में है, एक है वैकेंसी डिफेक्ट एंड अनदर इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई क्रिस्टल है जिसमें ये सब कंस्टिट्यूएंट्स है which are shown by yellow sphere, so these are constituents, okay, and at absolute zero, at 0 Kelvin they are present in their normally ordered position। मतलब अगर मैं क्रिस्टल फॉर्म में उनको शो करूं, so these are crystal frames and they can be shown as a lattice point, okay, instead of lattice point हमने पूरे sphere show किए हैं। now what happened after certain high temperature, if we brought such a crystal at high temperature, तो मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एटम है जिसको मैं ग्रे पैच से डिनोट करता हूं, वो अपनी पोजीशन लूज कर देता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में से वो अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाता है। ओके, सो व्हाट हैपेंड, जब हमने हीट सप्लाई किया तो थोड़े बहुत साइट में से जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो अपना लोकेशन छोड़ के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहे हैं। ओके, सो इन शॉर्ट वी कैन से व्हेन constituent lose its normally ordered position and move to infinite distance, तो वो क्रिस्टल साइड को लूज कर रहा है। ओके, तो ये जो डिफेक्ट अराइज होती है उसको वैकेंसी बोलते हैं। वैकेंसी मतलब वहां पे कुछ है नहीं, सो इट इज कॉल्ड वैकेंसी। तो जितना वैकेंसी बढ़ेगा, एज द नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीजेस, तो क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है उसमें एक आपको फिजिकल चेंज देखने को मिलेगा और वो है डेंसिटी। सो ऐसे क्रिस्टल है उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। सो डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, तो ऐसे क्रिस्टल्स जिसमें वैकेंसी डिफेक्ट है, जो नॉन आयनिक है, उसमें वैकेंसी डिफेक्ट से डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो उसकी वजह से उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो सभी कंस्टिट्यूएंट उनकी नॉर्मली ऑर्डर्ड पोजीशन पे होते हैं, लेकिन कई बार उसमें ड्रामेटिकली कुछ चेंजेस आते हैं और ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन जब टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं तो थोड़े बहुत सिमिलर टाइप के कंस्टिट्यूएंट्स इंटरस्टिशियल साइट को एकोमोडेट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है कि एटम्स जो है वो लार्जर इन साइज होते हैं और उनमें थोड़ा बहुत रिपल्शन भी रहता है क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं है, पावरफुल नहीं है, सो दे कैन नॉट attract their own electron and therefore they start to repel each other। ऐसे केस में वो ज़्यादा स्पेस में वो एकोमोडेट नहीं होते, तो उसके कारण जब सिमिलर टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट को लेटाइस साइट नहीं मिलता तो वो बिटवीन द सच ए कंस्टिट्यूएंट जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, उसमें वो अपने आप अरेंज हो जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अगर आप देखेंगे कि ये दोनों डिफेक्ट में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ constituents get introduced in the lattice site, in the interstitial site, we can say proper word is interstitial site। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन मास बढ़ गया, सो हियर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। ओके, अब ये जो क्रिस्टल मिल रहा है जिसकी डेंसिटी जो नॉर्मल क्रिस्टल है उससे ज्यादा है, वो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सो कंपेयर टू
perfect crystal, interstitial crystals are less stable. ओके, चलिए अब ये दोनों से सिमिलर टाइप का जो डिफेक्ट्स है जो अराइज होता है आयोनिक क्रिस्टल में, वो है शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग टाइप के आयोनिक क्रिस्टल्स लिए हैं। अगर आप देखेंगे तो आप जरूर बता सकते हो कि जो शॉटकी डिफेक्ट है उसमें मैंने रिलेटिवली साइज ऑफ एनाइन स्मॉल लिया है और यहाँ पे रिलेटिव साइज ऑफ एनाइन ज्यादा है। मतलब यहाँ पे जो कैटायन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6 to 8 इन 3 डायमेंशन, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रहेगा 4 to 6। ओके, so we have two different type of crystal, one with coordination number 6 to 8, that is higher coordination number, and another with low coordination number। ओके, अब यहाँ पे आपको ऐसा अज्यूम करना है कि कोई कैटायन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, व्हेन टेम्परेचर इज अबव 0 केल्विन, तो अपनी नॉर्मली ऑर्डर्ड पोजीशन से वो निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं ये कैटायन को रिमूव कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इट हैपेंड स्पॉन्टेनियसली। सो स्पॉन्टेनियसली वन ऑफ द कैटायन get removed from the its normally ordered position and it moves to infinite distance। ओके, तो क्या होगा कि अगर कैटायन लूज करेगा अपनी नॉर्मल ऑर्डर्ड पोजीशन से और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, तो नंबर ऑफ एनाइंस है पर यूनिट नंबर ऑफ कैटायन वो बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से जो स्टोइकियोमेट्री रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए कोई भी एक एनायन है, जिसको मैं अभी अलग पैच से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो एनायन है वो भी अपनी नॉर्मली ऑर्डर्ड पोजीशन लूज कर देता है और वो भी मूव होता है टुवर्ड्स इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो इट इज आल्सो मूव टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो वी कैन राइट इन शॉर्ट, अबव absolute zero, when any cation lose its normally ordered position, and move to infinite distance, then to maintain electrical neutrality, any anion also move to infinite distance। okay, तो ऐसी डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, therefore pair of hole is formed। अगर हम कैटायनिक होल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्क्वायर और एनायनिक होल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय लार्जर स्क्वायर लाइक दिस, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें पेयर ऑफ होल क्रिएट होगा। ओके, अब ये जो डिफेक्ट्स है उसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा। सो डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, एंड एज वी डिस्कस इट अराइजेस इन आयोनिक क्रिस्टल विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 to 8। फॉर एग्जांपल, इट अराइजेस इन NaCl, in KCl, in AgBr। okay, so if we take pure NaCl at 298 Kelvin, then at 298 Kelvin there should be 10 to power 22 number of ion pairs। मतलब हम काउंट करेंगे एक फॉर्मूले से, तो अगर हमारे पास प्योर NaCl है at 298 Kelvin, तो उसमें 10 to power 22 नंबर के सोडियम आयन और उतने ही नंबर के क्लोराइड आयन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हमने, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली
देखा, we got only 10 to power 69 pairs. So reality में, in real, we are able to see only 10 to power 16. Means how many are not available? We can say 10 to power 6 are not available. So these 10 to power 6 are nothing, they are Schottky pair. Okay, so it is known as Schottky pair. Okay, so 10 to power 6 number of Schottky pair is there. Okay, now let us discuss next type of defect. It is known as a Frankel defect. If you see here, the size of cation is smaller compared to that of anion. Okay, and therefore coordination number is less because smaller cation can be hidden by less number of anion. Okay, so here what happened, जब ये क्रिस्टल को हम एब्सोल्यूट जीरो से हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो कोई एक कैटायन है, फॉर एग्जांपल फिर से हम कोई एक कैटायन ले लेते हैं, से दिस वन, इसको मैंने ग्रीन पैच से रिप्रेजेंट किया है. इट विल लूज इट्स नॉर्मली ऑर्डर्ड पोजीशन. ओके, एंड सपोज इट एकोमोडेट, इट स्क्वीज थ्रू क्रिस्टल और वो यहाँ पे पहुंच जाता है. ओके, सो आई विल शो दैट कैटायन बाय ग्रीन. इन शॉर्ट वो माइग्रेट करता है और एकोमोडेट करता है इंटरस्टिशियल साइट को. ओके, सो अबव 0 केल्विन, अबव एब्सोल्यूट जीरो, when any cation lose its normally ordered position, and accommodates interstitial site, then it is called Frankel defect. So what happened due to Frankel defect? Only cationic hole is formed. That is, square is formed, square positively charged is formed. Okay, this is notation to represent cationic and anionic hole. Here density does not alter, so density will remain as it is. Okay, लेकिन यहाँ पे एक और आपको चेंज नजर आएगा. अगर आप देखेंगे कि क्रिस्टल का ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, this particular portion in which there is a somewhat greater negative charge, और ये जो पोर्शन है जिसमें somewhat greater positive charge है, तो उसकी वजह से जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इंक्रीज होते हैं. सो वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट increases, and therefore crystal will conduct electricity slightly. ओके, तो ये अंतर है शॉटकी डिफेक्टेड आयोनिक क्रिस्टल में और फ्रैंकल डिफेक्टेड आयोनिक क्रिस्टल में. तो वो विथ लेस मैग्नीट्यूड, हम ऐसा बोल सकते हैं, विथ लेस मैग्नीट्यूड. ओके, तो ये जो डिफेक्ट अराइज होती है, जैसे सीजियम क्लोराइड ले लेंगे हम, AgCl ले लेंगे, AgBr ले लेंगे, AgI ले लेंगे. सो ऐसे आयोनिक क्रिस्टल में हमें फ्रैंकल डिफेक्ट मिलती है. अब आप देखेंगे जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसमें शॉटकी डिफेक्ट भी है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी है. फ्रेंड्स, मैं एक एडिशनल लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वो नोटेशन कैसे होता है और ये डिफेक्ट्स हैं उसके नंबर कैसे निकाले जाते हैं. ओके, वो फर्दर स्टडी में आता है, लेकिन स्पेशली IIT और JEE मेन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट को
थोड़ा ज़्यादा नॉलेज लेना अच्छा लगता है, तो मैं उसके लिए एक एडिशनल लेक्चर में आपको बता दूंगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन Schottky and Frankel defect. So friends, we completed basically one portion of internal defects, it is stoichiometric defect. Now next is non-stoichiometric defect. अब ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप का है? एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक है मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट. अब ये जो मेटल एक्सेस इफेक्ट है उसको हमने कैटेगराइज किया है इनटू टू डिफरेंट वे. वन इज ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन. चलिए उसको समझ लेते हैं. सो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें फॉर्मूला जो कंपाउंड का है वो चेंज हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल. अब हम क्या करेंगे कि ये जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ वेपर ऑफ सोडियम थोड़ा हीट करेंगे. ओके, तो ये जो है वो है वेपर ऑफ सोडियम मेटल. और जब उसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सोडियम है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही कम है वो आयोनाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम और इलेक्ट्रॉन में. सो सोडियम आयन है जो न्यूली फॉर्म्ड है उसको मैं शो करता हूँ ब्लू से. सो इट विल अट्रैक्टेड हियर and attract any of these anion. अब क्या होगा, उसकी वजह से पूरा जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है उसका फॉर्मूला चेंज हो गया. अब जो Na:Cl 1:1 रेशियो था उसमें पॉजिटिव आयन बढ़ गया और नेगेटिव आयन तो एज इट इज रहा. तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि इसमें मेटल है वो एक्सेस है, इसीलिए उसको बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. अब इसके साथ क्या होगा कि ये तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा. सो एनी वन एनायन विल कम आउट फ्रॉम द लेटाइस साइड, वो भी डिफ्यूज होगा. और ऐसा कैटायन जहां पे भी है, अभी मैंने सरफेस पे शो किया है, वो कहीं पे भी हो सकता है, एजिस पे हो सकता है. ओके, तो ये जो एनायन है वो मूव होता है और उसकी जगह पे क्या क्रिएट होता है, एक वॉइड क्रिएट होता है. अब इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही स्मॉलर इन साइज है तो वो तो आराम से डिफ्यूज हो जाएगा एंड इट विल एकोमोडेट दिस साइड. ओके, अब आप ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस करें. सो दिस इलेक्ट्रॉन which took the position of negative ion, the negative ion which migrates on the surface to attract newly entered sodium ion. So ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नियर बाय कैटायन से सराउंडेड है, सोडियम आयन से सराउंडेड है, 1 2 3 एंड 4. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम आयन गेन करेगा और मेटल में कन्वर्ट होगा. वापिस ये मेटल ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हमने देखो पहले ही कंडीशन बताया कि टेम्परेचर हाई है, वार्म है, प्रेशर कम है और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर हमने क्रिस्टल को हीट किया है, तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल. आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट्स रेडिएशन. ये जो रेडिएशन है वो हमारी विजिबल रेंज में जाता है. इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब हम सोडियम क्लोराइड को अफेक्ट करते हैं बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सोडियम वेपर, तो ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ सोडियम आयन इनटू सोडियम मेटल, अगेन सोडियम मेटल इनटू सोडियम आयन, हमें गोल्डन येलो कलर मिलता है. अब ये जो कलर्ड साइट है वो यहाँ पे अपीयर होगी, मतलब क्रिस्टल का ये जो पोर्शन है, आई विल शो हियर, ये जो पोर्शन है वो धीरे धीरे गोल्डन येलो होगा अगर टेम्परेचर हाई है. तो अगर आप टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ये ट्रांजिशन बंद हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये जो कलर्ड साइट है उसके लिए एक जर्मन वर्ड है, कलर्ड सेंटर के लिए जर्मन वर्ड है, वो मैं लिख रहा हूं, वो है फारबेनजेंटर. फारबेनजेंटर
इसीलिए ये जो डिफेक्ट है उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर डिफेक्ट। ओके, अब ये जो फारबेन सेंटर है वो डिपेंडिंग अपॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे हम लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल को ले लेंगे और उसमें हम लिथियम वेपर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो कलर वो शो करेंगे वो होता है पिंक। हमारे सोडियम क्लोराइड के केस में मिलता था गोल्डन येलो, लेकिन लिथियम का जो जेड इफेक्टिव है वो डिफरेंट है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी डिफरेंट है, तो हमें कलरेशन भी डिफरेंट मिलता है। फ्रेंड्स, आपको ये कलरेशन है वो याद रखना है। सिमिलरली अगर हमारे पास KCl क्रिस्टल है और उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे वेपर ऑफ पोटेशियम, सो इट विल गिव अस लिलैक, दैट इज वायोलेट, रेड वायोलेट कलरेशन हमें मिलेगा, तो वो वायोलेट कलर शो करेगा। ये जो कलर्ड साइट्स हैं उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। इसीलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट को बोला जाता है डिफेक्ट विद एफ सेंटर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। चलिए हम ले लेते हैं एक ऐसा आयन जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो कंपैरेटिवली हाई है और उसका जो E0 ऑक्सीडेशन है वो पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव है और उसकी साइज भी ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो जिंक के केस में वो है प्लस 0.76 वोल्ट। ओके, मतलब उसकी टेंडेंसी होती है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो वो Zn2 प्लस है, Zn है वो इजीली Zn2 प्लस में कन्वर्ट होता है। ओके, नाउ सपोज वी हैव Zn ऑक्साइड क्रिस्टल, जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल, कुछ ऐसे उसमें आयन्स है वो अरेंज है। द गिवन आयन इज इमीडिएटली सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज है। अब देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम Zn को ले लेंगे तो वो इमीडिएटली ऑक्साइड से सराउंडेड है। चलिए अब हम ये क्रिस्टल को वापस हीट करते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जिंक ऑक्साइड जो है उसमें जो ऑक्साइड आयन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, सो इट टर्न्स इनटू हाफ O2 बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि सिल्वर क्लोराइड है उसको हम ऐसे ही सनलाइट में रखते हैं तो उसमें से हमें सिल्वर मेटल मिल जाती है ना, और क्लोरीन गैस रिलीज होता है। तो एक्चुअली क्या होता है वो आपको पता है कि जो Cl है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करता है सिल्वर, और सिल्वर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके फॉर्म करता है सिल्वर मेटल। अब सिल्वर के लिए क्या है कि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है 0.80, दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -80। ओके, मतलब वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है लेकिन वो जल्दी से क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है ना। तो ये संभव है सिल्वर क्लोराइड के केस में, लेकिन जो हमारा जिंक है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो वो रहता है कौन से फॉर्म में, Zn2 प्लस के फॉर्म में रहता है। सो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो उसकी वजह से जो 1:1 रेशियो था अब वो चेंज होके हो जाएगा Zn1 प्लस x इंटू O। अब ये x क्या है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, डिपेंड, जैसे 3/2 O2 गया ना, 3/O2 गया तो वो 1.5 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है, ये जो वैल्यू है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होगा। इसीलिए ये जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो हो सकता है कि ऐसा हो 1 Zn1.0026 O लाइक दिस। तो आप उसको जनरली कैटेगराइज नहीं कर सकते हो बाय एनी फॉर्मूला। जैसे हम लिखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, हम लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरस ऑक्साइड FeO। वैसे हम ये क्रिस्टल को जो अब डिफेक्टेड है जिंक ऑक्साइड, तो हम उसको कोई जनरल फॉर्मूला से नहीं लिख सकते। अब उसको हम ZnO नहीं लिख सकते क्योंकि ऑक्साइड जाने की वजह से पूरे साइट में एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। ओके, अब ये आपको डाउट होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे। तो मान लीजिए कि ये ऑक्साइड है, उसका ऑक्सीडेशन होके O2 मिल गया सॉरी,
तो उसकी जो लोकेशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नियरली सराउंडेड है बाय Zn2 प्लस आयन, बट अनलाइक एफ सेंटर यहाँ पे आपको ये फिनोमिना जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है वो नहीं मिलता है। फिर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो Zn2 प्लस है वो नियर बाय जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन की जगह पे आ गए हैं उसको वो पार्शियली ट्रैप करेगा। सो इट विल ट्रैप बट नॉट एबल टू हेल्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है उसकी मैग्नीट्यूड कम होती है। तो उसकी वजह से ऐसे क्रिस्टल, जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल है, उसमें हमें पैल येलो कलर मिलता है। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हेन जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन वार्म कंडीशन, और ऑप्शंस आपको दिए गए थे, तो सही ऑप्शन उसमें होगा इट टर्न्स इन पैल येलो कलर। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्साइड आयन इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन्स उनकी जगह पे बाकी रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उनकी जगह पे बाकी रहते हैं। चलिए, तो ये हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब हम मूव होते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट में, जिसको बोलेंगे हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उसमें होगा जिसमें जैसे हम आयन ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है ना। सो क्विकली वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, उसमें से यूजुअली कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हाँ, एक आधा न्यूमेरिकल होता है, लेकिन वो तो स्टोइकोमेट्रिक बेस्ड है, फिर भी हम देख लेते हैं ऐसा एक न्यूमेरिकल। ओके, सो वी हैव आयन ऑक्साइड। अब आपको पता है कि जो Fe2 प्लस आयन है, फेरस आयन है, उसका ऑटो ऑक्सीडेशन होता है। ऑटो ऑक्सीडेशन दैट इज यूजिंग एक्सटर्नल एजेंसीज, वो अपने आप कन्वर्ट होता है Fe3 प्लस में। सो Fe2 प्लस अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन and turns into Fe3 plus ion. Okay, now this electron will move to surrounding. So what happened? जो लेटाइज साइड है उसमें Fe2 प्लस है, वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 प्लस आयन में। तो क्या होगा कि यहाँ पे लैकिंग हो जाएगा किसका? Fe2 प्लस आयन का। जो Fe2 प्लस जितने नंबर के थे अब वो नहीं रहेंगे, तो उसके कारण पूरा जो स्टोइकियोमेट्री है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस देयर विल बी नो एनी प्रॉपर रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर हम आयन ऑक्साइड की बात करें तो उसमें जो स्टोइकियोमेट्री रेशियो है वो चेंज हो जाता है, और वो 0.93 O से लेके 0.96 O तक हमें मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए वो समझ लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं Fe2O3, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? देयर आर 2 Fe3 प्लस कंबाइंड्स विद 3O2 माइनस, लेकिन यहाँ पे तो हम ऐसा कुछ लिख नहीं सकते। सो दिस नंबर सजेस्ट दैट द टोटल नंबर ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस आयंस आर इक्वल टू 0.93। ओके, मतलब ये कोई x नंबर में है, ये कोई y नंबर में है, ये जो x प्लस वाई है वो 0.93 है, ठीक है ना। अब ये दोनों का मिला के टोटल चार्ज हो जाएगा +2। तो सपोज आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द नंबर ऑफ Fe2 प्लस और व्हाट आर द नंबर ऑफ Fe3 प्लस, तो आप कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम लेते हैं Fe 0.93 O, मीन्स जब उसको हम आयोनाइज करेंगे तो ये चार्ज रहेगा 2 माइनस, मतलब यहाँ पे जो कोई भी चार्ज है वो +2 होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन कितने नंबर के हैं, तो हमने अज्यूम किया कि जो Fe2 प्लस है वो x नंबर के हैं और Fe3 प्लस आयंस है वो y नंबर में है। ओके, तो x नंबर ऑफ Fe2 प्लस एंड y नंबर ऑफ Fe3 प्लस का टोटल चार्ज होता है +2। सो ये दोनों x और y है वो क्या हो गया? ऐसे वैल्यूज जो अननोन है, तो हमें पता है कि हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0.93 माइनस x। तो चलिए अब हम सिर्फ चार्ज को फॉलो करेंगे। सो हियर वी विल राइट x इंटू +2 एंड
0.93 इंटू +3। ओके, तो हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि 0.93 माइनस एक्स इंटू +3 इज इक्वल टू +2। ओके, मतलब x नंबर के Fe2 प्लस है और y नंबर के Fe3 प्लस है, लेकिन दोनों अननोन हो जाएंगे, तो हमने y को सब्स्टिट्यूट किया बाय 0.93 माइनस एक्स, सो 2x प्लस, नाउ 0.93 इंटू 3 इज 2.79. Okay, so 2.79 minus 3x is equal to +2. ओके, तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2.79, तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.79। मतलब यहाँ पे जो Fe2 प्लस है वो 0.79 है, तो हम y भी बता सकते हैं, y हो जाएगा 0.93 minus 0.79, so it is equal to 0.14। ओके, तो Fe3 प्लस है वो है 0.14। ओके, अब आपको परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, दैट इज व्हाट इज परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस। तो आप बता सकते हो कि जब टोटल 0.93 है तब उसका नंबर है 0.79, so we can say 0.79 divided by 0.93 into 100, so it will show what percentage Fe2 plus are there in the lattice। so अगर आप सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व अभी किया with the help of calculator, तो मुझे आंसर मिल रहा है 84.94, so 84.94 is the percentage of Fe2 plus। So we can say the percentage of Fe3 plus is 100 minus 84.94, that is tentatively 15.06। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मैंने जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है उसमें ऐसे 2 क्वेश्चंस रखे हैं स्पेशली, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दोनों खत्म किया। अब हम मूव होते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट डिफेक्ट, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, व्हिच इज आल्सो पॉइंट डिफेक्ट। ओके, हमने उसको कैटेगराइज्ड किया था एज अ पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट्स 3 टाइप का था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको हमने इंटरनल डिफेक्ट्स बोला था, एक था स्टोइकियोमेट्रिक, दूसरा था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और थर्ड है इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी वो 3 टाइप का है। एक है डोपिंग, आपने डोपिंग नाम सुना होगा। डोपिंग मतलब हम बहुत ही लेस अमाउंट में एक सब्सटेंस को ऐड करेंगे, मतलब किलोग्राम में हम माइक्रोग्राम ऐड करेंगे, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। चलिए, तो मैं लेता हूं फिर से एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वी हैव सिलिकॉन क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। ओके, और हमने टेम्परेचर भी कम रखा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 298 हमने टेम्परेचर बहुत कम रखा है। तो इतने लो टेम्परेचर पे उसमें एंट्रोपी कम होगी, डिसऑर्डर कम होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन कम होगा, वो नेग्लिजिबल है। अब मान लीजिए कि ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसमें हम माइक्रोग्राम में ऐड करते हैं बोरॉन या फिर एल्यूमिनियम। अब बोरॉन और एल्यूमिनियम है वो ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट मतलब उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो है NH2 NP1। So in the excited state, when they absorb photon, it will be NS1 NP2। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं? They can form 3 bonds। ओके, तो वो ट्राइवेलेंट है। मान लीजिए कि उसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, उसको मैं T से शो कर रहा हूँ। तो जब वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि वो तो 3 बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन को मैं अलग से शो करता हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्लेस है उस पे क्या क्रिएट हो गया?
उसमें होल क्रिएट हो गया, मतलब पूरा जो क्रिस्टल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन साइड है वो वैकेंट है। तो ऐसे पोजीशन को हम होल या पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, है ना। वैसे पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये हमें याद रखना है। वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो ऐसे जो सेमीकंडक्टर है जिसमें हमने डॉपिंग किया है बाय एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तो हमें जो क्रिस्टल मिलेंगे उसको हम बोलेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। वी विल डिस्कस लेटर regarding p type and n type of semiconductors, conductors and non-conductors in band theory. Okay, so the next topic is band theory, we will discuss in next lecture. तो आपको p type of conductor पता चल गया, ठीक है ना। अब मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। तो अब हम बोरॉन या एल्यूमिनियम की जगह पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक या एंटीमनी। ओके, तो आर्सेनिक और एंटीमनी है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे सो देयर कॉन्फ़िगरेशन विल बी NH2NP3 N-1D1। सो दे आर एबल टू फॉर्म 5 बॉन्ड्स। ओके, मतलब वो पेंटावेलेंट है, पेंटा दैट इज 5। ओके, तो वो पेंटावेलेंट है। तो मान लीजिए कि हम डॉप करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल को बाय सच ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ओके, डॉपिंग का मतलब ही है कि उसमें इम्प्योरिटी है वो लेस अमाउंट में है। ओके, उसको मैं ऐसे ग्रे पैच से शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एटम इंट्रोड्यूस हुआ है वो पेंटावेलेंट है, सो आई विल राइट P। तो पेंटावेलेंट मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 and 4, but there will be one extra electron. Okay, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इंटरस्टिशियल साइड में जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन तो बाउंड है नहीं, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, सो इट विल इम्पार्ट इट्स एनर्जी टू अदर लोकलाइज्ड क्रिस्टल। ओके, एंड इट विल शोस कंडक्शन। तो ये जो कंडक्शन है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होगा, और हमने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ाए प्रोटीन से, तो क्रिस्टल का सर्टेन पोर्शन है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है। इसी के कारण ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं हम एन टाइप ऑफ कंडक्टर। ओके, सो एनी डाउट इन इंप्योरिटी डिफेक्ट्स, यू विल रीड केयरफुली ये वीडियो, उसको पॉज करके या आप उसको वापस पूरा लिसन करो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप की डिफेक्ट है, वो भी एक टाइप का, जैसे ये इफेक्ट है ना, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हमने क्या किया कि सिलिकॉन को सब्स्टिट्यूट किया है बाय ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, लेकिन उसकी वजह से जो डिफेक्ट अराइज होती है वो कंडक्शन के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन में इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशनल है। अब आपको पता है कि जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है गोल्ड। ओके, गोल्ड क्रिस्टल है, गोल्ड क्रिस्टल है, उसमें हम कॉपर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्या करेंगे, हम पार्शियली जो गोल्ड एटम है, जैसे ये जो गोल्ड एटम है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय कॉपर एटम से। तो ये कॉपर एटम इंट्रोड्यूस हो गया जिसने ऑरम दैट इज गोल्ड एटम को सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये जो इम्प्योरिटी है उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट की वजह से हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि जो प्योर गोल्ड है उससे हम ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो वो जल्दी से बैंड हो जाएगा। तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम जानबूझ के उसमें क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉपर। ओके, तो ये जो डिफेक्ट है उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल। लेकिन एक और टाइप की डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल। ये कौन सी है, सब्स्टिट्यूशनल, और एक है वो है इंटरस्टिशियल। अब इंटरस्टिशियल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक में, लेकिन अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टंगस्टन
क्रिस्टल, टंगस्टन का साइन है W। ओके, सो दीज आर टंगस्टन मेटल्स, मेटल एटम्स। और वो लार्जर इन साइज है तो उनके बीच जो स्पेस क्रिएट होता है ना, उसमें हम वेरी स्मॉल एटम को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मान लीजिए कि हमने कार्बन को इंट्रोड्यूस किया, सो कार्बन विल एकोमोडेट इंटरस्टिशियल साइट। वो इतने छोटे हैं कि वो लेटाइस साइट में जाएंगे, वो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं टंगस्टन को, ठीक है ना, तो वो इंटरस्टिशियल साइट में जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसीलिए हम टंगस्टन कार्बाइड को यूज करते हैं इन द कटिंग ग्राइंडिंग टूल्स। ओके, सो कटिंग ग्राइंडिंग टूल्स है, उसमें हम टंगस्टन कार्बाइड को यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टंगस्टन क्रिस्टल इज इम्प्योर्ड बाय एडिशन ऑफ कार्बन इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो ये डिफेक्ट हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो लास्ट टाइप का डिफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डिफेक्ट्स या लाइन डिफेक्ट्स, वो स्पेशली इंजीनियरिंग का स्टडी है, लेकिन हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है वो समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो पोर्शन है वो नॉर्मली ऑर्डर्ड है, ये पूरा नॉर्मली ऑर्डर्ड है। ओके, तो इसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो दो टाइप के हैं। एक है उसको बोला जाता है एज डिसलोकेशन, मतलब जो एजेस हैं उसके रिस्पेक्ट में कहीं पे फॉल्टी स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, तो ये फॉल्टी स्ट्रक्चर मिल गया। देखिए उससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टल की वो चेंज होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि ऐसा होने की वजह से यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाता है ना, और स्पेस क्रिएट होने से जो क्रिस्टल लेटाइस है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ओके, अनदर इज नोन एज स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन को एज डिसलोकेशन भी बोला जाता है। ओके, तो उसमें जो पूरा लेयर है वो डिसलोकेट हो जाता है, कुछ ऐसे। ओके, मतलब उसमें हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो जो लेयर टू लेयर पैरेलल लेयर्स हैं वो डिसलोकेट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगी। यूजुअली हम जब मेटेलिक क्रिस्टल्स लेते हैं तो उसमें ऐसी डिफेक्ट अराइज होती है। आपको पता है कि मेटल्स डक्टाइल और मलिएबल होते हैं, तो जब हम मेटल रॉड को बहुत जो थोड़ा सॉफ्ट है और जिसकी थिकनेस कम है उसको हम बारी बारी ऐसा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं उसको, तो आपको पता होगा कि जहाँ से वो बेंट होता है वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ लेयर्स। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने ये स्ट्रक्चर में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट्स अराइज होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये दोनों जो टॉपिक है वो बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, उसमें से ऐसा कोई खास क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपको पूछा जाए, है ना। असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है शायद उसमें कुछ हो, otherwise from competitive exam point of view it is not so much important as other topics are. Okay, so we will meet in next lecture. Goodbye.